अध्याय 24। इस समय भोज में खाने या पीने के मूड में बहुत से लोग नहीं थे। चांग लेक येन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पूरे शरीर को रखैलों की नजरों से देखा जा रहा हो। उसे शुरू में उम्मीद थी कि सम्राट उसे पदोन्नति देगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना उदार होगा। अपने हाथ की एक लहर के साथ उसने उसे एक उपपत्नी का पद दिया। सम्राट के इस व्यवहार से उसे महसूस हुआ कि पिछले कुछ दिनों में अभिनय में की गई उसकी कड़ी मेहनत सफल हो गई है। मैंने हमेशा महसूस किया है कि शाही उपपत्नी चियू सुंदर और बुद्धिमान है। मैंने हमेशा सोचा है कि सदाबहार सुंदरता की स्थिति वास्तव में उसके लिए अयोग्य है। अब महामहिम द्वारा शाही उपपत्नी चियू को बढ़ावा देना भी उचित है, जैसे कि उसने किसी और के विचारों पर ध्यान नहीं दिया हो। रानी मुस्कुराई और बोली, मैं सबसे पहले आपकी महारानी और शाही उपपत्नी चियो को बधाई देना चाहूंगी। चांग लेक येन खड़ा हुआ, रानी की ओर घुटनों के बल बैठा, एक विनम्र और सौम्य भाव के साथ। इस उपपत्नी की हिम्मत नहीं है। आप बहुत अच्छे हैं। यह उचित ही है कि सम्राट आप पर कृपा करें। महारानी ने हंसना बंद कर दिया और ट्रांग लेक येन को कुछ और चीजें देते हुए कहा कि वे उपहार हैं। फोंग कैन ने इस बार महारानी की हरकतों पर ध्यान दिया, लेकिन फिर भी कोई अन्य प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। उसने शराब के प्याले पर पैटर्न को धीरे से सहलाया और चुप रहा। काओ डुकट्रुंग, जो बगल में खड़ा था, ने केवल एक पल के लिए स्वामी को देखने के लिए अपनी पलकें उठाईं, फिर अपना सिर फिर से नीचे कर लिया। एक लंबे समय तक नपुंसक होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से सम्राट की कुछ रुचियों और शौक को जानता था। अब जब शाही उपपत्नी झाओ को तरजीह दी गई थी, तो यह एक पूर्व निष्कर्ष था। महारानी भी एक चतुर व्यक्ति थी। सम्राट के लिए उनका समर्थन दिखाना सबसे अच्छा विकल्प था। जहां तक इस बात का सवाल है कि महारानी उनकी पीठ पीछे कुछ कर रही थी या नहीं, यह ऐसा कुछ नहीं था जिसके बारे में उनके जैसे नपुंसक को सोचना चाहिए। वैसे भी यहाँ किसका पक्ष लिया जाता है, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। वह तो सम्राट का एक मुख्य नपुंसक मात्र है। चांग लेक येन ने अपना प्याला उठाया और एक छोटा घूंट लिया। प्याले में प्रीमियम पीच ब्लॉसम वाइन थी। उसके मुंह में जाते ही खुशबू हर जगह फैल गई। सामान्य वाइन की तुलना में इसमें मसालेदार एहसास की कमी थी, लेकिन यह महिलाओं के लिए बहुत उपयुक्त थी। क्या उपपत्नी को यह आड़ू फूल वाली शराब पसंद है? शाही उपपत्नी थुक की आवाज अभी भी पहले की तरह ही कोमल और सुंदर थी, और उसके चेहरे पर हमेशा एक सौम्य भाव रहता था। चांग लेक येन की धारणा में ऐसा लग रहा था जैसे उसने शाही उपपत्नी थुक पर कभी कोई और भाव नहीं देखा था। यादों में शाही उपपत्नी थुक केवल हल्का सा मुस्कुराती थी। उसके हर शब्द और हर हाव भाव में एक सुरुचिपूर्ण और सौम्य भाव होता था, ठीक वैसे ही जैसे अब है। स्वाद अच्छा है, मैं कुछ और घूंट पीना चाहता हूँ। चांग लेक येन ने जवाब में मुस्कुराकर अपना सिर घुमाया और देखा कि सम्राट की नजरें थुक क्वी फी पर टिकी थी। मुझे याद है कि इंपीरियल नोबल कंसोर्ट शू को भी आड़ू के फूलों वाली वाइन पसंद है। फोंग कैन ने इंपीरियल नोबल कंसोर्ट शू को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, शांगशी ब्यूरो से किसी को कुछ बोतलें भेजने के लिए कहें। धन्यवाद महाराज। शाही उपपत्नी चियू को भी यह पसंद है। क्यों न हम शांगशी ब्यूरो से कहें कि वह उसे भी कुछ भेजे? उपपत्नी थुक ने धीरे से कहा। उसे इसकी जरूरत नहीं है। सम्राट ने अपना शराब का प्याला उठाया। उपपत्नी झाओ तुम्हारी तरह नहीं है। उसने कभी भी अपने भोजन में संयम नहीं जाना। उसे अच्छी चीजें देना बर्बादी होगी। यह सुनकर शाही उपपत्नी थुक ने और कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। सम्राट ने कहा कि सतह पर वह ट्रांग लेक येन को नीचा दिखा रहा था, लेकिन वह उसकी रक्षा करने के छिपे अर्थ को क्यों नहीं सुन सकी।
सम्राट को डर था कि ट्रांग लेक येन नशे में धुत होकर खुद को नुकसान पहुंचाएगी। यह कैसी बर्बादी है। शू क्षेत्र द्वारा कढ़ाई की गई सूजो ब्रोकेड, प्रसिद्ध पेंटिंग और रत्न, सभी प्रकार की चीजें, क्या वे हाय हुआ महल में लाने के लिए पर्याप्त नहीं है? आखिर सम्राट ने ट्रांग लाक येन को इतना अधिक महत्व कब देना शुरू कर दिया? क्या यह तब हुआ जब ट्रांग लाक येन गंभीर रूप से घायल हो गया था, या उससे भी पहले? उसने हमेशा सोचा था कि ट्रांग लेक येन सिर्फ एक उपपत्नी येन या उपपत्नी न्यू है, जो दूसरी चिंता का कारण बनने के लिए पर्याप्त नहीं है। लेकिन आज उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि यह व्यक्ति महल में उसकी स्थिति को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त था। वह हमेशा सावधान रही थी। वह इतने बड़े खतरे से क्यों चूक गई? क्योंकि ट्रांग लेक येन आमतौर पर बहुत हानिरहित कार्य करता है। गरम मिजाज, धैर्य न रख पाना, हमेशा परेशानियां खड़ी करना, महल में लोगों से अच्छे संबंध न रखना, यही धारणा ट्रांग लेक येन ने सभी पर डाली थी। उसे अब भी लगता था कि सम्राट को हमेशा परेशान करने वाला व्यक्ति पसंद नहीं है। नहीं, वह उथला व्यक्ति पसंद करता है। इसलिए भले ही ट्रांग लेक येन को तरजीह दी गई हो, लेकिन उसे यह भी लगता था कि इतनी कमियों वाली महिला लंबे समय तक उस तरजीह को बरकरार नहीं रख पाएगी। हालांकि आखिर में कहाँ गलती हुई? सम्राट ने इतने लंबे समय तक ट्रांग लेक येन पर एहसान किया है, और समय के साथ यह एहसान और भी भारी हो गया है। एक गलत कदम, एक गलत कदम। शायद उसे ट्रांग लेक येन को पहले ही नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि वह बहुत सारी चीजों में व्यस्त थी। आज चियोफी का जन्मदिन है। क्या सम्राट आराम करने के लिए हाय हुआ महल में आएंगे? भोज लगभग समाप्त हो चुका था। रानी ने एक बार फिर अपना मुंह खोला। उसने आतिशबाजी से भरे आसमान की ओर देखा। ट्रांग लेक येन को कुछ और सम्मान देने के लिए कोई शब्द नहीं छोड़े। फोंग कैन ने सिर हिलाया, खड़ा हुआ और कहा, देर हो रही है, हमें आराम करना चाहिए। वह ट्रांग लेक येन के पास गया, उसका हाथ पकड़ा। मेरी प्यारी उपपत्नी, मेरे साथ आओ। ट्रांग लेक येन ने सम्राट के हाथ को देखा। उसका चेहरा थोड़ा लाल था। वह खड़ी हुई, महारानी की ओर मुड़ी, झुकी, फिर अपने पैरों के पास पत्थर की पटिया को देखते हुए अपना सिर नीचे कर लिया। फोंग कैन ने उसे ऐसे ही देखा, मुस्कुराया, उसे अपने सीने से लगा लिया, और ऐसे ही कैना ओंग महल के गेट से बाहर निकल गया। अलविदा, महाराज। रखेले धीरे धीरे सम्राट की आकृति को गायब होते देख रही थी। कुछ प्रशंसा कर रही थी, कुछ दुखी थी। जब सम्राट की आकृति आंखों से ओझल हो गई, तो महारानी सीधी खड़ी हो गई। उनके चेहरे की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। मैं थक गई हूँ, तुम सब भी आराम करो। यह कहने के बाद वह मुड़ी और झुककर प्रणाम करने और विदाई की आवाज के बीच चली गई। रानी चली गई और रखेले 3 या 5 के समूह में चली गईं। आज रात का शो वाकई खास था। सम्राट कंसोर्ट चियू को बढ़ावा देने का इरादा रखता था, और रानी कंसोर्ट चियू के प्रभाव का इस्तेमाल कंसोर्ट थुक पर अत्याचार करने के लिए करना चाहती थी। क्या आपको याद है, कुछ दिन पहले शाही उपपत्नी थुक के जन्मदिन की पार्टी में महारानी ने यह नहीं कहा था कि चूंकि यह शाही उपपत्नी थुक का जन्मदिन था, इसलिए सम्राट को अनथान पैलेस में रहना चाहिए। महाराज, सबसे पहले मैं विदा लूंगा। शाही उपपत्नी न्हू ने शालीनता से मुस्कुराकर शाही उपपत्नी थुक को प्रणाम किया। पालकी पर सवार होकर चली गई। शाही उपपत्नी थुक ने ठंडे मन से शाही उपपत्नी न्हू को जाते हुए देखा। लैंगसा की बाह पकड़कर अपनी पालकी पर चढ़ गई। उसके मुंह के कोने थोड़े मुड़े हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में ठंडक की मोटी परत भरी हुई थी। पालकी पर बैठे बैठे ट्रांग लेक येन ने शाही पालकी को आगे बढ़ते हुए देखा। अभी अभी उसी पालकी पर चढ़ने के सम्राट के अनुरोध को अस्वीकार करते हुए सौभाग्य से सम्राट ने कोई असंतोष नहीं दिखाया।
अन्यथा यह बेकार की परेशानी होती। जानबूझकर प्रेम संबंध बनाना बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। वह इस समय खुद पर मुसीबत नहीं लाना चाहती थी। उसकी पदोन्नति इतनी तेज थी कि इससे कई लोग ईर्ष्या करने लगे। अब तो उसने सम्राट के साथ एक ही गाड़ी में बैठने की हिम्मत भी कर ली है। मुझे डर है कि महारानी और महारानी डोवगर भी इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। आखिरकार सिद्धांत रूप में हरम में एकमात्र व्यक्ति जो सम्राट के साथ बैठ सकता था वह महारानी थी। अन्य चाहे कितने भी पसंदीदा हों, उनके पास यह योग्यता नहीं थी। इसलिए रखेल होने का पेशा स्थिरता बनाए रखना आसान नहीं है। वह अपने जीवन का उपयोग इस कैरियर पर दांव लगाने के लिए कर रही है। महाराज, हम यहाँ हैं। थिनर ट्रुक ने धीरे से ट्रांग लेक येन को अपनी हिम्मत वापस पाने की याद दिलाई। उसने थिनर ट्रुक का हाथ पकड़ा और पालकी से उतर गई। कुछ ही दूरी पर खड़े सम्राट को देखते हुए उसने कुछ तेज कदम उठाए और उसके सामने चली गई। महाराज, फोंग कैन ने ट्रांग लेक येन का हाथ पकड़ा और उसे हाय हुआ महल के मुख्य द्वार से अंदर ले गया। जमीन पर घुटनों के बल बैठे नौकरों की ओर देखे बिना वह सीधे ट्रांग लेक येन के बेडरूम में चला गया। गर्म मोमबत्ती की रोशनी में उसने उसके बालों से हेयरपिन निकाला। रेशमी काले बाल नीचे गिरे हुए थे, एक अवर्णनीय अस्पष्ट गंध लिए हुए। उसके सामने वाली लड़की हरम में सबसे खूबसूरत व्यक्ति नहीं थी, नहीं वह सबसे प्रतिभाशाली थी। वह लोगों के दिलों को थोड़ा भी नहीं समझ सकती थी, लेकिन क्योंकि वह कभी कभी सीधी और मुखर होती थी, इससे उसे कुछ असहज महसूस होता था, या शायद उसकी सच्ची भावनाओं के कारण ही उसे थोड़ी चिंता हुई। संक्षेप में, अब वह कभी कभी यह सोचने का आदी हो गया था कि कैसे उस महिला के जीवन को थोड़ा और आरामदायक बनाया जाए जो हरम में सबसे खास नहीं थी। उसने उसके बालों को हल्के से चूमा। आज रात, मेरी जान, तुम्हें मेरे साथ मजा करना चाहिए। महाराज, आज रात को मेरे साथ आइए। ट्रांग लेक येन ने सम्राट की गर्दन को गले लगाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, अपना सिर उठाया और अपनी आंखें घुमाईं। मैं हमेशा आपकी थी। जब एक महिला किसी पुरुष से कहती है कि उसके पास जो कुछ भी है वह उसका है, अगर यह आदमी बिल्कुल भी नहीं हिलता है, तो उसके साथ कुछ गड़बड़ होनी चाहिए। फोंग कैन एक सामान्य आदमी है, इसलिए यह सुनने के बाद उसने तुरंत ट्रांग लेक को उठाया और बिस्तर की ओर चल दिया जो पहले से ही कंबल से ढका हुआ था। रात लंबी है। हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो सो नहीं पाते हैं। हाय हुआ पैलेस में लोग जितने संतुष्ट थे, दूसरे महलों में लोग उतने ही असहज थे। शाही उपपत्नी नूह ने अपने गहने उतार दिए। शाही उपपत्नी टॉवर पर बैठ गई और महल की नौकरानी से अपने कंधे की मालिश करवाई। आज सबसे असहज व्यक्ति शायद एन थान पैलेस में रहने वाला व्यक्ति है। महल की नौकरानी जो उसकी सेवा कर रही थी, अपने मालिक के बालों में सावधानी से कंघी कर रही थी। यह सुनकर वह बोल पड़ी, महाराज, आज अचानक शाही कुलीन पत्नी शू से आपका झगड़ा क्यों हो गया? मैं उसके साथ कब घुल मिल पाया? नूह फी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। इस महल में कौन ऐसी महिला है जो चीजों को गलत होते हुए देखना पसंद नहीं करती? नूह तुको, तुम दिन भर नेक काम करने की हिम्मत करते हो। तुम्हें सोचना चाहिए कि एक दिन तुम किसी और के पैरों पर गिरोगे। मैंने कभी भी अपने व्यक्तित्व पर नियंत्रण रखने की कोशिश नहीं की। दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। इस जगह पर एक उपपत्नी अपना कर्तव्य अच्छी तरह से निभाती है या नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि सम्राट उसका पक्ष लेता है या नहीं। एक दूसरे से लड़ने के बजाय क्यों न इस बारे में सोचा जाए कि अपने जीवन को थोड़ा और अधिक आरामदायक कैसे बनाया जाए। लेकिन अगर महल की नौकरानी को एहसास हुआ कि उसने जो कहा वह गलत था और उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया।
आपका मतलब है कि अगर मैं सत्ता खो देता हूँ तो मुझे इस स्वभाव के कारण कष्ट उठाना पड़ेगा? न्यूफी ने व्यंग्यात्मक ढंग से हंसते हुए कहा, यहाँ की महिलाएं इस बात की परवाह नहीं करती कि आप पक्षपात से बाहर होने से पहले किस तरह के व्यक्ति थे। जब तक आप पक्षपाती हैं, आप प्रतिद्वंद्वी हैं। एक दिन आप अनुग्रह से बाहर हो जाते हैं, बाढ़ गिर जाती है और प्रातः महिमा चढ़ जाती है। यही उनका आनंद है। यदि ऐसा है तो दूसरों को दिखाने के लिए प्रदर्शन क्यों किया जाए? ठीक है, मेरी सेवा करो और आराम करो। नूफी ने अपने कंधों की मालिश कर रही महल की नौकरानी को दूर भगाया और उदासीनता से कहा, अगर मैं एक दिन आराम से रह सकती हूँ तो कोई बात नहीं। भविष्य में मेरी सुंदरता मुरझा जाएगी। अगर मैं घमंडी बनना चाहती हूँ तो मुझे डर है कि सम्राट भी मुझे माफ नहीं करेंगे। 2 साल से भी कम समय में वह पहले से ही उपपत्नी के पद पर चढ़ गई थी। न केवल कंसोर झाओ की प्रतिष्ठा पूरे हरम में प्रसिद्ध थी, बल्कि पिछले राजवंश में भी ट्रांग परिवार के पक्ष में आने वाले अधिकारियों की कोई कमी नहीं थी। यह केवल एक अफसोस की बात थी कि ट्रांग परिवार को किसी भी चीज की परवाह नहीं थी, जैसे कि ट्रांग परिवार की प्यारी उपपत्नी का उन पर कोई प्रभाव नहीं था। हालांकि इस समय दरबार में सु और ट्रांग परिवार स्पष्ट रूप से विरोधी पदों पर खड़े थे। सु परिवार मूल रूप से ट्रांग परिवार से निपटना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी ताकत बहुत कमजोर थी। सु परिवार ने एक बार ट्रांग परिवार के सबसे बड़े बेटे की निंदा करने के लिए एक स्मारक प्रस्तुत किया था, लेकिन सम्राट का ट्रांग परिवार को दोष देने का कोई इरादा नहीं था। इसके विपरीत उन्होंने युवा और प्रतिभाशाली मंत्री ट्रांग की प्रशंसा की। लेकिन तो परिवार, यदि महल में पसंदीदा शाही उपपत्नी थुक न होती तो अब दरबार में मजबूती से खड़ा नहीं रह पाता। अब जबकि ट्रांग परिवार की बेटी की प्रतिष्ठा शाही उपपत्नी थुक से लगभग आगे निकल गई है, तो टो परिवार कैसे चैन से सो सकता है? चांग लेक येन महल में थी। बेशक उसे दरबार में चल रहे तूफानों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। उसका जन्मदिन कुछ दिन पहले ही बीता था और हरम की रखैलों ने काफी सारे उपहार भेजे थे। उसने महलों द्वारा भेजे गए उपहारों की सूची देखी और जम्हाई ली। इन दिनों ठंड बढ़ने लगी है, मुझे फिर से दिन में सोने की तलब लग रही है। वान टिच एक कप गर्म चाय लेकर आया और ट्रांग लेक येन के लिए खिड़की बंद करने चला गया। इस समय, महाराज, ज्यादा मत सोइए। अगर आप ज्यादा सोएंगे तो रात को ठीक से सो नहीं पाएंगे। ट्रांग लेक येन ने चाय का एक घूंट लिया, एक पल सोचा और कहा, मैंने सुना है कि न्हूफी और थुक्वीफी के बीच बनती नहीं है। वान टिच ने उत्तर दिया, न्हूफी का व्यक्तित्व मजबूत और सीधा है और उसने कई अन्य गुरुओं के साथ दुश्मनी भी की है। यह अजीब नहीं है कि वह थुक्वीफी के साथ नहीं मिलती है। यहाँ तक बोलते हुए वैन टिच ने अपनी आवाज कम कर दी। महल में न्हूफी से संबंधित कई चीजें हैं। यह नौकर सोचता है कि कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो न्हूफी को नुकसान पहुंचाना चाहता हो, उसके सत्ता से गिरने का इंतजार कर रहा हो। मुझे याद है कि जब मैंने पहली बार अनुग्रह प्राप्त किया था, तब न्हूफी ने भी मेरे लिए चीजें मुश्किल कर दी थी। लेकिन जब मुझे लैम थी, जो उस समय भी वियनफी थी, द्वारा दंडित किया गया था, तब न्हूफी ने एक बार मेरी रक्षा की थी। शायद उस समय न्हूफी की नजरों में वियनफी खुद से भी ज्यादा परेशान करने वाली और घृणित लग रही थी। इसलिए न्हूफी ने वियनफी के लिए परेशानी खड़ी करने में संकोच नहीं किया। न्हूफी जैसी शत्रु बनाने वाली उपपत्नी वास्तव में महल में एक अजीब घटना थी, लेकिन अपने व्यक्तित्व के बावजूद उसने अभी भी उपपत्नी की स्थिति को मजबूती से पकड़ रखा था। पिछली सभी घटनाएं न्हूफी से संबंधित थीं, फिर भी वह अभी भी सुरक्षित और स्वस्थ थी। ऐसे व्यक्ति में सम्राट के लिए कुछ आकर्षक होना चाहिए। यदि परिस्थिति इसकी अनुमति नहीं देती,
तो ट्रांग लेकयेन वास्तव में नू फी की हरम की अजीब महिला के रूप में प्रशंसा करना चाहता था। ऐसा सोचते हुए ट्रांग लेकयेन ने धीरे से हंसते हुए अपना सिर उठाया और देखा कि सम्राट के खोजे नपुंसक काऊ को थिना ट्रुक अपने साथ ले जा रहा है। महाराज, सम्राट ने इस नौकर को आपके लिए कुछ चीजें लाने के लिए भेजा है। काऊ डुक ट्रुंग ने ट्रांग लेकयेन को सलाम किया। ट्रांग लेकयेन को कुर्सी पर बैठे देखा, जो उदासीन दिख रहे थे। फिर मुस्कुराए और कहा, आपका नौकर आपको नमस्कार करता है। हिजड़े काऊ, इतना विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रांग लेकयेन ने थिना ट्रुक को काऊ डुक ट्रंग के लिए एक स्टूल तैयार करने का आदेश दिया। यह देखकर कि उसने बैठने से इनकार कर दिया, उसने उसे आमंत्रित करने की कोशिश नहीं की, केवल इतना कहा, मुझे आश्चर्य है कि महामहिम ने उसे क्या दिया है। महाराज, सम्राट जानते हैं कि महामहिम को केकड़े खाना पसंद है। इस समय झोंगजिंग पैलेस को सबसे अच्छे समुद्री केकड़ों का एक बैच मिला है, इसलिए उन्होंने इस नौकर को आपके महल में कुछ लाने का आदेश दिया। कुछ मोती और रत्न की भौं पेंसिलें भी हैं, जो अभी अभी महल में आई हैं। अगर महामहिम को उनमें से कोई पसंद है तो कृपया उन्हें रख लें। अगर कोई ऐसा है जो आपको पसंद नहीं है तो कृपया इस नौकर को उन्हें झोंगजिंग पैलेस में वापस भेजने दे। ट्रांग लेकयेन ने काऊ डुक ट्रुंग के पीछे सामान ले जा रहे हिजड़ों और नौकरानियों के समूह पर नजर डाली। वह हंसे बिना नहीं रह सका और बोला, इतनी सारी चीजें, क्या महाराज चाहते हैं कि मुझे चुनने में चक्कर आ जाए? महाराज, केकड़ा रसोई घर में ले आया गया है, थिना ट्रुक ने कहा। अन्य खाना पकाने की सामग्री भी रख दी गई है। ट्रांग लेकयेन ने सिर हिलाया, फिर काऊ डुक ट्रुंग की ओर देखा। क्या सम्राट को कुछ और कहना है? महामहिम ने यह भी कहा कि यदि महामहिम की रुचि हो तो संगीत विभाग द्वारा नवनिर्मित संगीत और नृत्य का आनंद लेने के लिए महामहिम के किएन चीन्ह पैलेस में आएं। इस बारे में बोलते हुए काऊ डुक ट्रुंग थोड़ा हिचकिचाया। सम्राट ने कहा कि वह जानता है कि महारानी को ओपेरा पसंद नहीं है, लेकिन इस बार गीत और नृत्य शो उसे पसंद आएगा। काऊ डुक ट्रुंग को थोड़ा झिझकते हुए देखकर, यह जानते हुए कि वह यह कहने में शर्मिंदा था कि उसके शौक सभी तुच्छ थे, उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे परेशान करने के लिए धन्यवाद, मैं समझती हूँ। मैं खुद को तैयार करूंगी और तुरंत आऊंगी। काऊ डुक ट्रुंग बार बार कहता रहा कि उसकी हिम्मत नहीं हुई, लेकिन वह तुरंत नहीं गया। वह बस एक कोने में खड़ा रहा और ट्रांग लेकयेन को भीतरी कमरे में जाते हुए देखता रहा। हाय हुआ महल में सजावट आलीशान नहीं थी और सभी वस्तुएं नियमों का उल्लंघन नहीं करती थीं, लेकिन संयोजन बहुत गर्मजोशी भरा लग रहा था। इससे काऊ डुक ट्रुंग को लगा कि उसे इस च्यूफी के साथ अधिक सावधान रहना चाहिए। एक रखेल जो केवल अपने दैनिक शब्दों और कार्यों में सावधान रहना जानती है, लेकिन कमरे में हर सजावटी वस्तु के साथ सावधान नहीं है, ऐसी महिला उतनी सरल नहीं होगी जितनी वह दिखती है, क्योंकि वह जितनी अधिक विचारशील होती है, उसका दिमाग उतना ही जटिल होता है। यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि यह व्यक्ति सम्राट के दिल में भी एक छोटा स्थान नहीं रखता है। भले ही वह अनुमान न लगा सके कि सम्राट का स्वभाव क्या है, फिर भी वह थोड़ा समझ सकता है। जहाँ तक उपपत्नी का प्रश्न है, अब तक तो उसने केवल उसका पक्ष लिया था, उससे प्रेम नहीं किया था। उसकी देखभाल करना तो दूर की बात है, लेकिन हाल ही में सम्राट ने च्यूफी के बारे में बहुत सोचा है। यहाँ तक कि जब रानी माँ कंसोर्ट झाओ को बढ़ावा देने के मामले से असंतुष्ट थीं, तब भी सम्राट ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। लेकिन कल सम्राट ने रानी माँ की राय को खारिज कर दिया और आज उन्होंने शीहे पैलेस पर इतनी कृपा बरसाई है। मुझे आश्चर्य है कि रानी माँ खुश होंगी या नहीं। महाराज, यह खुबानी पीला रंग मुझ पर बहुत जंच रहा है। वैन टिच ने एक लंबी खुबानी पीले रंग की पोशाक चुनी। ट्रांग लेकयेन ने उस पर नजर डाली और पूछा,
क्या यह वही पोशाक है जो महारानी 2 दिन पहले यहाँ लाई थी? यह पोशाक वाकई बहुत खूबसूरत है, जिससे लोग इसे तुरंत पहनना चाहेंगे। रानी ने ट्रांग लेक येन को दिए जाने वाले कपड़ों को चुनने में वाकई बहुत सावधानी बरती। कोई जरूरत नहीं, कमर को कसने वाली बैंगनी पैटर्न वाली ड्रेस चुनो। ट्रांग लेक येन ने जम्हाई ली और रानी द्वारा दी गई पोशाक की ओर नहीं देखा। जब वान टिच ने उसे कपड़े पहनाने में मदद की, तो उसने फिर पूछा, क्या हुआन घोक ने पोशाक लाते समय कुछ कहा था? वान टिच ने एक क्षण सोचा और फिर कहा, कुछ खास नहीं, बस इतना कह रहा हूँ कि यह पोशाक निश्चित रूप से आपके महारानी के अनुरूप होगी। ट्रांग लेक येन ने यह सुना, उसकी भौहें थोड़ी सी हिली और उसने अपने बालों से जेड हेयरपिन हटा दिया। यह हेयरपिन बैंगनी लबादे के रंग से मेल नहीं खाता है, यही काफी है। जी श्रीमान। थिनर ट्रुक और वान टिच ने एक दूसरे को देखा और ट्रांग लेक येन के पीछे पीछे बाहर निकल गए। किएन चिन्ह पैलेस, 9 प्रांतों के सम्राट का महल, फोंग कैन मुख्य हॉल में बैठा था। फूलों से कशीदाकारी वाली पीली खुबानी पोशाक पहने नर्तकी को देख रहा था। उसके बाल अभी भी उड़ने की शैली में लाल कालीन पर घूम रहे थे। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ी हुई थी। उसके हाथ संगीत की लय पर थिरक रहे थे। शाही उपपत्नी आ गई है। हिजड़े की घोषणा सुनकर फोंग कैन ने अपनी आंखें खोलीं और पीछे मुड़कर उस महिला को देखा जो उसके पास आ रही थी। हल्के बैंगनी रंग की, कमर को कसने वाली पोशाक उसकी पतली कमर को ढक रही थी, जिससे लोग पहली नजर में ही उसे गले लगाना चाहते थे। मैं महामहिम को अपना सम्मान अर्पित करता हूँ। ट्रांग लेक येन मुस्कुराई जब वह करीब आई। उसके मुंह के कोने मुड़ गए जब उसने नर्तकी को देखा जो लाल कालीन पर कूद और नृत्य कर रही थी। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। क्या अद्भुत सुंदरता थी! कोई आश्चर्य नहीं कि महामहिम चाहते थे कि मैं आकर देखूं। मैंने आपको सुंदरता देखने के लिए नहीं बुलाया था। मुझे इस नर्तकी का नृत्य थुवु फी थिएन काफी दिलचस्प लगा, इसलिए मैंने काओ डुक ट्रुंग से आपको देखने के लिए बुलाने को कहा। फोंग कैन ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और उसके सिर के ऊपर हल्के से चूमा। मेरे अच्छे इरादों को गलत मत समझना। ट्रांग लेक येन थोड़ा शर्मा गई, अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया और बोली, मैंने इस नर्तकी की खूबसूरत पोशाक और रेशमी बाल देखे, इसलिए मैंने उसकी कई बार तारीफ की। महाराज, क्या आपको लगता है कि वह कहाँ जा रही है? फोंग कैन का इरादा ट्रांग लेक येन की शर्मिंदगी को उजागर करने का नहीं था। उसने केवल उसके बालों को सहलाया। मैंने यह भी पूछा, इस बार नर्तकी की पोशाक नृत्य के साथ समन्वय करने के लिए है। अगर आपको यह पसंद नहीं है, तो मैं उसे दूसरी पोशाक पहनने के लिए कह सकता हूँ। महाराज, क्या आप ऐसा कहकर मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं? ट्रांग लेक येन ने फोंग कैन को धक्का दिया और नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम नृत्य देखने आओ? तुम उन्हें शुरू क्यों नहीं करने देते? शायद ट्रांग लेक येन की चुलबुली हरकतों ने फोंग कैन को खुश कर दिया। उसके कठोर शब्दों पर कोई गुस्सा नहीं दिखा, बस नर्तकी को नाचना शुरू करने के लिए कहने के लिए मुड़ गया। नर्तकी की हरकतें बहुत सुंदर थीं। उसकी हरकतें कोमल और सुंदर थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई परी शरद ऋतु की बारिश में आसमान में उड़ना चाहती हो। ट्रांग लेक येन फोंग कैन की छाती पर झुकी हुई थी और नर्तकी की ओर देखकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में बिल्कुल भी मुस्कान नहीं थी। क्या यह धुन विशेष रूप से रची गई है? ट्रांग लेक येन ने नर्तकी का नृत्य समाप्त होते देखा और पूछा, यह वास्तव में सुंदर था। मैंने संगीत कार्यालय से आपके लिए एक नृत्य की व्यवस्था करने को कहा है। क्या आपको यह पसंद है, मेरी रखेल? फोंग कैन ने ट्रांग लेक येन को गले लगा लिया। उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। ट्रांग लेक येन ने भी अधिक आरामदायक स्थिति चुनी और आज्ञाकारी ढंग से बैठ गया। नृत्य बहुत अच्छा है,
लेकिन मुझे लगता है कि पोशाक का रंग बिल्कुल सही नहीं है। ट्रांग लेक येन ने थोड़ा सोचने के लिए अपना सिर झुकाया। मुझे बस ऐसा लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है। वास्तव में, फोंग कैन ने अपना सिर नीचे झुकाकर अपनी बाहों में झुकी हुई महिला को देखा। क्या हुआ? ट्रांग लेक येन ने नर्तकी को देखा, कुछ देर सोचा, देखा कि नर्तकी की आंखें और अधिक डरी हुई हो रही थी। फिर कहा, इस सुंदरता का रूप रंग बहुत सुंदर है। मुझे लगता है कि हल्के रंग इस पर अधिक जंचेंगे। लाल सुनहरा रंग थोड़ा अधिक गंभीर दिखता है, जैसे मेरी इस पोशाक का रंग। आप इस रंग में बहुत खूबसूरत लग रही हैं। दूसरे लोग क्या सोचेंगे इसकी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। फोंग कैन को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। आप बहुत सुंदर कपड़े पहनती हैं। क्या दूसरे लोग आपकी तरह सुंदर कपड़े नहीं पहन सकते? महाराज, यह मत सोचिए कि मैं हर चीज में अच्छा हूँ। त्रांग लाकियन ने जल्दी से कहा, शाही महल में मेरी सुंदरता को सबसे उत्कृष्ट नहीं माना जाता है। क्या आपने यह कहावत नहीं सुनी है, प्रेमी की आंखें शीशी को बदल देती हैं? सम्राट की मुस्कान और भी तीव्र हो गई। मुझे लगता है कि आप इसमें सबसे अच्छे लग रहे हैं। इसके अलावा और कौन कह सकता है? दूसरों की नजरों में मैं ऐसा केवल आपके महामहिम की बदौलत ही हो सका हूँ। इसके अलावा यह लाल सुनहरा रंग किसी अन्य महान व्यक्ति के साथ आसानी से मेल खाता प्रतीत होता है। क्या यह थोड़ा अनुचित नहीं है? ट्रांग लेक येन ने थोड़ा हिचकिचाते हुए अपनी चिंता व्यक्त की। यह सिर्फ एक स्टेज डांसर की पोशाक है। रानी शायद इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगी। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा दिमाग शुरू से ही ठीक नहीं है। अगर तुम बेतरतीब चीजों के बारे में सोचते रहोगे, तो मुझे डर है कि तुम्हारा दिमाग और भी बेकार हो जाएगा। फोंग कैन ने नर्तकी को पीछे हटने के लिए अपना हाथ हिलाया, फिर मुस्कुराया और ट्रांग लेक येन की उंगलियों के साथ खेलना शुरू कर दिया। ट्रांग लेक येन के मुंह का वक्र और भी बड़ा हो गया। उसने अपना सिर नीचे किया और सम्राट की उंगली खींचने और उसे काटने के लिए मुड़ी। सम्राट की ठंडी सांस सुनकर उसने अपना सिर उठाकर देखा। महाराज, मेरा दिमाग बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसे सुनहरे मुंह और जेड शब्दों वाले व्यक्ति द्वारा ऐसा कहे जाने पर क्या होगा यदि मैं वास्तव में मूर्ख बन जाऊं? फोंग कैन ने यह सुना और जोर से हंसा। अपनी कटी हुई उंगली से ट्रांग लेक येन के होठों को कुछ देर तक रगड़ा और फिर धीरे से नरम आवाज में कहा, भले ही तुम अधिक मूर्ख हो, मैं तुमसे नफरत नहीं करूंगा। ट्रांग लेक येन के चेहरे पर मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई, फिर जल्दी ही एक खुशमिजाज मुस्कान में बदल गई। हरम में इतनी सारी बहनों के साथ मैं और अधिक मूर्ख होता जा रहा हूँ। मुझे अब यह नहीं पता कि सम्राट के सामने क्या करना है। सम्राट की उंगली एक पल के लिए रुकी, फिर तुरंत चली गई और महिला को अपने आलिंगन में खींच लिया। ट्रांग लेक येन आज्ञाकारी रूप से सम्राट की बाहों में चुपचाप बैठी रही, लेकिन दोनों एक दूसरे के भावों को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाए। आकाश धीरे धीरे शाम की ओर बढ़ रहा था। महारानी के कैनाउंग महल ने महल की रोशनी जलाना शुरू कर दिया था। महारानी ने हरम के आंतरिक मामलों की फाइलों को पलटा, अपने बगल में बैठी हुआ नगोक को देखने के लिए अपना सिर झुकाया और अचानक पूछा, आज सम्राट ने चियोफी को संगीत और नृत्य देखने के लिए किएन चीन महल में आमंत्रित किया है ना? हुआन गोक ने अपना सिर झुकाकर उत्तर दिया, हाँ। एक पन्ना पलटते हुए रानी ने धीरे से पूछा, शाही उपपत्नी ने क्या पहना है? यह एक ऐसी पोशाक है जिसमें कमर को कसने वाली डिजाइन है और यह कढ़ाई वाले थुक से बनी है। हेयू ने थोड़ा संकोच किया और कहा, उपपत्नी झाओ अंदर गई और अभी तक बाहर नहीं आई है। मैंने सुना है कि महामहिम ने उसे शयन कक्ष में सेवा करने के लिए छोड़ दिया है। महारानी के हाथ की हरकतें एक पल के लिए रुक गईं, फिर जल्दी से सामान्य हो गईं। उनकी आवाज शांत हो गई। ओह, वह अभी अभी सिंहासन पर बैठी है। महामहिम का उस पर थोड़ा बहुत अनुग्रह करना सामान्य बात है।
मुझे नहीं पता कि उपपत्नी झाओ को वह नृत्य पसंद है या नहीं। हुआ नगोक ने अपना सिर और भी नीचे झुका लिया और धीरे से जो कुछ उसने सुना था उसे बताया। बही खाता पकड़े हुए रानी का हाथ और भी कड़ा हो गया और काफी देर बाद वह शांत भाव से बोली, बेशक मैं नर्तकी के कपड़ों पर ध्यान नहीं दूंगी। सम्राट और मैं कई सालों से पति पत्नी हैं और मैं वास्तव में आपको समझती हूँ। ऐसा कहते हुए नोटबुक पर कागज का एक टुकड़ा फटकर टुकड़े टुकड़े हो गया था। जिंगयांग पैलेस असामान्य रूप से शांत हो गया। आधी रात को बारिश शुरू हो गई। चांग लैक येन चौंक कर अपने सपने से जाग गई। उसने पाया कि सम्राट उसकी कमर को धीरे से गले लगा रहा है। उसने भौहें सिकोड़ी और दीवार पर रात के मोती से निकलने वाली रोशनी का अनुसरण करते हुए वह अस्थायी रूप से इस समय बिस्तर पर दृश्य देख सकती थी। रात भर की भीषण लड़ाई के बाद बिस्तर थोड़ा गंदा हो गया था। उसने सावधानी से सम्राट का हाथ हटाया, उसके लिए कंबल ठीक करने के लिए बैठी, फिर लेट गई। तुम्हारी नींद क्यों खुली है? फोंग कैन ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। क्या मैंने आपको जगा दिया? चांग लैक येन सम्राट की बाहों में सिमट गया और धीरे से बोला, मैंने सुना था कि बारिश हो रही है और शरद ऋतु की रात थोड़ी ठंडी थी, इसलिए मैं उठकर आपको एक और कंबल ओढ़ाना चाहता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं आपको जगा दूंगा। रात के मोती की रोशनी केवल थोड़ी मंद थी, इसलिए ट्रांग लैक येन इस समय फोंग कैन की अभिव्यक्ति को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकती थी, लेकिन उसने महसूस किया कि उसका आलिंगन करने वाला हाथ और भी अधिक कस गया है। उसके मुंह के कोने थोड़े मुड़े हुए थे और वह फिर से सम्राट की बाहों में सिमट गई। फोंग कैन ने धीरे से ट्रांग लैक येन की पीठ थपथ पाई। काफी देर बाद उसने देखा कि उसकी बाहों में मौजूद व्यक्ति सो गया है। उसने अपनी हरकतें बंद कर दी। बाहर बारिश की आवाज सुनकर उसने पहले तो सोचा कि उसे नींद आ गई है, लेकिन बहुत जल्दी वह गहरी नींद में सो गया। शरद ऋतु की बारिश पूरी रात जारी रही। जब ट्रांग लैक येन बिस्तर से उठी तो उसे एहसास हुआ कि मौसम ठंडा हो रहा है। उसने थिनर ट्रुक द्वारा दिया गया लबादा पहन लिया। उसने गहरी सांस ली और पूछा, सम्राट कब चले गए? महाराज को गए हुए लगभग आधा घंटा हो गया है। यह देखकर कि वे इतनी गहरी नींद में सो रहे हैं, उन्होंने नौकरों को उन्हें जगाने नहीं दिया। थिनर ट्रुक ने थोड़ा संकोच किया, यह देखकर कि ट्रांग लैक येन का चेहरा अभी भी गुलाबी और स्वस्थ था, थकान का कोई लक्षण नहीं दिखा रहा था। फिर बोलना जारी रखा, हाल के दिनों में महारानी ने अपनी नाड़ी जांचने के लिए शाही चिकित्सक को नहीं बुलाया है, या क्या हमें अब आपके लिए उनकी नाड़ी जांचने के लिए एक शाही चिकित्सक को बुलाना चाहिए? ट्रांग लैक येन ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा, फिर तुरंत बोला, जाओ रानी का अभिवादन करो और फिर हम बात करेंगे। आज सुबह वह काफी अच्छी नींद सोई, यहाँ तक कि सम्राट को भी पता नहीं चला कि वह कब बिस्तर से उठ गया। लेकिन शाही चिकित्सक की उपाधि वाले इन पात्रों के प्रति वह अभी भी थोड़ी सतर्क थी। महाराज, परेशान मत होइए। यह नौकर जानता है कि आपको दवा लेना पसंद नहीं है, लेकिन थिनर ट्रुक ने जो कहा वह सही है। वैन तिच ने मुस्कुराते हुए गर्म सूप लाया। महाराज को अभी कुछ भी खाने का समय नहीं मिला है, इसलिए जागने से पहले अपने पेट को गर्म करने के लिए एक कटोरी गर्म दूध का सूप पी लें। दूध के सूप का कटोरा लेकर उसने कुछ घूंट लिए। फलों के स्वाद ने पहले ही दूध के मछली के स्वाद को दबा दिया था। ट्रांग लैक येन ने खुशी खुशी थोड़ा और पी लिया। कटोरा नीचे रखकर ट्रांग लैक येन ने जम्हाई ली और शीशे के सामने बैठ गई ताकि महल की नौकरानियां उसके बालों में कंघी कर सकें। ट्रांग लैक येन के सामने गहनों के बक्सों की एक श्रृंखला प्रदर्शित थी। उसकी आंखें कुछ बार उन पर घूमी, अंत में बादलों में उड़ती तितलियों से बनी एक हेयरपिन पर पड़ी।
उसने उसे उठाया और अपने पीछे खड़ी महल की नौकरानी को दे दिया। यह हेयरपिन आज के पहनावे के साथ बहुत अच्छी लगती है। अपने बाल संवारने के बाद ट्रांग लेक येन खड़ी हुई। उसने सोने से जड़े किएन चीन महल की ओर देखा और अपना हाथ वैन तिच की ओर बढ़ाया। चलो चलें, रानी का अभिवादन करने का समय हो गया है। मुझे डर है कि आज मुझे देर हो जाएगी। कैनोंग महल में रानी बादलों में फीनिक्स पैटर्न वाली एक कुर्सी पर सीधी बैठी हुई थी। नीचे क्रम के अनुसार रखेलें बैठी हुई थी। रानी के दोनों ओर केवल 3 स्थान खाली थे। नीचे बैठे किसी भी व्यक्ति की हिम्मत नहीं हुई कि वह खाली सीटों की ओर देख सके। शायद इसलिए कि माहौल बहुत तनावपूर्ण था। महारानी के चेहरे पर मुस्कान भी कठोर और भद्दी थी। हर कोई अपने दिल में समझ गया कि बैठने की स्थिति का प्रतिनिधित्व करती है। हरम में फेई या उससे ऊपर के पद वाली केवल 4 उपपत्नी थी, लेकिन इस समय 3 ऐसी थी जो महारानी का अभिवादन करने नहीं आई थी। कुलीन पत्नी जियान ने 3 खाली सीटों पर नजर डाली और कहा, कल पूरी रात भारी बारिश हुई और मौसम धीरे धीरे ठंडा हो गया है। महामहिम को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। रानी ने यह सुना और वह भी मुस्कुराई और बोली, मेरा स्वास्थ्य हमेशा बहुत अच्छा रहा है। यहाँ बैठी आप बहनों को थोड़ा सावधान रहना चाहिए। उपपत्नी थुक, उपपत्नी न्यू और उपपत्नी चियू, तीनों छोटी बहनें, सभी कमजोर लोग हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या उन्हें कल रात सर्दी लग गई थी। कुलीन पत्नी हियन ने ऐसा कहने की हिम्मत की, लेकिन बाकी लोगों ने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। महारानी मुस्कुराईं और एक पल के लिए कुलीन पत्नी हियन को देखा। कल रात कुलीन पत्नी चियू ने कीन चिन्ह महल में सम्राट की सेवा की, वह थक गई होगी। यह सुनकर कुलीन पत्नी हियन भी थोड़ा मुस्कुराई, उसकी नज़र दूसरों की ओर मुड़ गई। कानाओंग महल के बाहर ट्रांग लेक येन और पत्नी न्हू, एक बाईं ओर और एक दाईं ओर, 2 दिशाओं से महल के द्वार के सामने आए। वे दोनों एक ही समय पर रुके। कुछ देर एक दूसरे को देखने के बाद ट्रांग लेक येन पालकी से उतरी, चली गई और थोड़ा झुककर बोली, बहन, आप जल्दी आ गई। अब समय जल्दी नहीं रहा। उपपत्नी न्हू ने अभिवादन का उत्तर दिया, क्षितिज की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया और आलस्य से कहा, अतीत में मैंने देखा था कि आप अक्सर मुझे बधाई देने के लिए जल्दी आते थे। आज आप ढीले क्यों पड़ने लगे हैं? कल रात मैं बहुत गहरी नींद में सो गया, जिससे तुम हंस पड़े। ट्रांग लेक येन मुस्कुराया और न्हू फी के पीछे पीछे कैनोंग महल में चला गया, उसके पीछे आधा कदम चलता हुआ। मैं मुस्कुराती हूँ या नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। न्हू फी रुकी और अपना सिर घुमाकर ट्रांग लेक येन की ओर देखने लगी। दूसरे इसे कैसे देखते हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण है। बोलने के बाद वह चलती रही। उसकी भौहें थोड़ी हिली। ट्रांग लेक येन के कदम एक पल के लिए रुक गए और उसके और न्हू फी के बीच की दूरी तुरंत बढ़ गई। न्हू फी की पीठ की ओर देखते हुए ट्रांग लेक येन मुस्कुराया और कहा, बहन बहुत ज्यादा सोचती है। न्हू फी ने अपना सिर घुमाकर उसकी ओर देखा, कुछ नहीं कहा और अपने कदम थोड़े धीमे कर लिए। ट्रांग लेक येन के पहुंचने का इंतजार करते हुए वे दोनों कानाओंग महल के मुख्य द्वार में प्रवेश कर गए। उपपत्नी न्यू आ गई है, उपपत्नी चियो आ गई है। हिजड़े की घोषणा ने रानी और कुलीन पत्नी हियन के बीच बातचीत को बाधित कर दिया। वे दोनों मुस्कुराए और दरवाजे की ओर देखा। न्हू फी और चियू फी को एक साथ प्रवेश करते देखा। रानी के चेहरे पर मुस्कान अपरिवर्तित रही, लेकिन उसकी आंखें थोड़ी ठंडी थी। क्या आज का दिन अच्छा है? ऐसा देखना दुर्लभ है कि 2 छोटी बहनें एक ही समय पर रानी का अभिवादन करने आई हों। कुलीन पत्नी हियन ने ट्रांग लेक येन और न्हू फी की ओर देखकर मुस्कुराई। मैं अभी अभी बाहर चियो फी से मिला, उपपत्नी न्हू ने उदासीनता से उत्तर दिया।
महारानी को सलाम करने के लिए मुड़ी और मुस्कुराते हुए कहा, मैं आज देर से आई हूँ। यह उपपत्नी महामहिम महारानी से माफी मांगती है। मैं भी दोषी हूँ। ट्रांग लाकियेन ने गलती से सबक सीखा। अभी बहुत देर नहीं हुई है, तुम दोनों को ऐसा करने की जरूरत नहीं है। रानी मुस्कुराई और उन दोनों को बैठने दिया। क्या मैं इतना गणनाशील व्यक्ति हूँ? ट्रांग लैकियेन ने बैठने से पहले एक बार फिर सिर झुकाया, कमरे में मौजूद सभी लोगों को देखा और आखिरकार उसकी नज़र कमरे में मौजूद एकमात्र खाली कुर्सी पर पड़ी, जो शाही उपपत्नी थुक के लिए आरक्षित थी। ट्रांग लैकियेन के लिए दैनिक अभिवादन समारोह एक बेहद उबाऊ और कष्टदायक गतिविधि थी, लेकिन महारानी के लिए यह अलग हो सकता है। एकमात्र सुखद बात यह थी कि महिलाओं और लड़कियों का एक समूह, चाहे वे अनुग्रहित हों या नहीं, आज्ञाकारी रूप से उसके सामने अपना सम्मान देने के लिए आया, दुख में खुशी पा रहा था। लगभग यही मामला था। उदासीनता से उन लोगों को एक दूसरे की प्रशंसा करते हुए सुनना। एक और अगरबत्ती के बाद उसने बाहर खड़े हिजड़े को शू नोबल कंसर्ट का नाम घोषित करते हुए सुना। चाय का प्याला पकड़े हुए हाथ थोड़ा रुका। ट्रांग लैकियेन ने तुरंत प्याला वापस मेज पर रख दिया, अपनी गरिमामय मुद्रा को पुनः प्राप्त किया। नमस्कार महाराज। शाही उपपत्नी थुक अंदर आई, रानी को प्रणाम किया और उसकी नज़र ट्रांग लैकियेन पर पड़ी, जो इस समय केवल मुस्कुरा रहा था, कोई अतिरिक्त अभिव्यक्ति प्रकट नहीं कर रहा था। उपपत्नी थुक का रंग बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, क्या वह ठीक है? कुलीन पत्नी शियान ने अपना चाय का प्याला थाम लिया। उसके चेहरे पर व्यंग्य की झलक थी। व्यंग्य की यह झलक कुलीन पत्नी शू के लिए सबसे बड़ा अपमान थी। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा तुरंत काला पड़ गया, फिर जल्दी से ठीक हो गया। कल रात मुझे सर्दी लग गई, जिसकी वजह से आप सब मुझ पर हंस रहे थे। कल रात आधी रात के बाद बारिश शुरू हो गई। मुझे नहीं पता कि मेरी बहन को सर्दी क्यों लग गई। तुम्हें भविष्य में अपना ख्याल रखना होगा। कुलीन पत्नी शियान ने मुस्कराते हुए कुलीन पत्नी शू की ओर देखा। उसकी आंखों में उपहास और भी स्पष्ट था। कुलीन पत्नी शू की आंखें ठंडी हो गईं, लेकिन उसकी आवाज अभी भी पहले की तरह कोमल थी। बहन शियान, क्या आप यह कह रही हैं कि आपको भी ठीक से नींद नहीं आई? अन्यथा आपको कैसे पता चलेगा कि बारिश कब होने वाली है? यह तो बताने की जरूरत ही नहीं कि नोबल कंसोर्ट शियान को कल रात ठीक से नींद नहीं आई। यहाँ तक कि मेरी छोटी बहन भी बारिश की आवाज से जाग गई थी। ट्रांग लैकियेन ने आगे कहा, लेकिन इस उपपत्नी को अभी भी ठीक से याद है कि कल रात 3:30 बजे बारिश शुरू हो गई थी। नोबल कंसोर्ट हियेन, जिसे नोबल कंसोर्ट थुक ने जवाब दिया था, स्पष्ट रूप से परेशान थी। लेकिन ट्रांग लैकियेन के शब्दों के लिए धन्यवाद। वह अधिक सहज महसूस कर रही थी। नोबल कंसोर्ट थुक ने ट्रांग लैकियेन को देखा। छोटी बहन, तुम बहुत अच्छी तरह से सोई नहीं, है ना? बहन बहुत दयालु है। सम्राट के साथ सेवा करते हुए मैं सावधान रहने की हिम्मत कैसे नहीं कर सकता? ट्रांग लैकियेन मुस्कुराई। उसके चेहरे पर अभी भी अनंत वसंत था। यह सुनकर शाही उपपत्नी थुक की मुस्कान और भी चमक उठी। छोटी बहन सही कह रही है। ट्रांग लैकियेन ने थुक क्वीफी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी और मन ही मन सोचा, मुझे आश्चर्य है कि वह इस समय मुझे कैसे कोस रही है। अभिवादन समाप्त होने के बाद सभी रखैले विदा होकर चली गईं। हुआ नगोक ने घुटनों के बल बैठकर महारानी के पैर दबाते हुए आश्चर्य व्यक्त किया। महारानी, यह नौकर समझ नहीं रहा है। शाही रखैल चियू हमेशा से विनम्र और विवेकशील रही है। वह आज शाही रखैल थुक के प्रति इतना विरोधात्मक व्यवहार क्यों कर रही है? अगर वह हार मानना जानती होती, तो वह अपनी वर्तमान स्थिति में कैसे होती? रानी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हम सभी ने ट्रांग लैकियेन को कम करके आका है। इस समय
सबसे अधिक अफसोस शायद इस महल को नहीं, बल्कि शाही कुलीन पत्नी थुक को है, जो हमेशा सोचती है कि सम्राट के दिल में वह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। हेयू ने अपने मालिक के भाव को देखा और जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया। वह यह भी जानती थी कि महारानी डोवगर को शाही कुलीन पत्नी शू पसंद नहीं है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि महामहिम शाही कुलीन पत्नी शू से इस हद तक नफरत करेंगे। जिंगयांग पैलेस के बाहर बड़ी और छोटी रखैलों ने उसे विदा करने के लिए सलामी दी। झुआंग लुओयान ने यू शी का हाथ थामने और पालकी में बैठने से पहले शाही कुलीन पत्नी शू को अपनी पालकी में जाते देखा। अपने पीछे घुटनों के बल बैठने की आवाज सुनकर उसका सिर थोड़ा हिल गया, मानो उसे चक्कर आ रहा हो। थोड़ा भौहें सिकोड़ते हुए झुआंग लुओयान के दिल में एक बुरा एहसास हुआ। जिंगयांग पैलेस छोड़ने के बाद उसने अपना सिर नीचे किया और पालकी के बगल में चल रहे यू शी से फुसफुसाएं, इंपीरियल अस्पताल जाओ और इंपीरियल फिजिशियन माओ को बुलाओ जो आम तौर पर मेरी नब्ज देखते हैं। अपने मालिक को गंभीर देखकर वैन टिच ने देर करने की हिम्मत नहीं की। उसने हाँ में जवाब दिया और जल्दी से इंपीरियल अस्पताल की ओर चल पड़ी। तुमने कहा था कि तुमने हाय हुआ महल की महान नौकरानी वान टिच को थाई वाई वियन की ओर जाते देखा था। शाही उपपत्नी थुक पालकी पर बैठी हिजड़े की रिपोर्ट सुनते हुए उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई, फिर जल्दी से फिर से मुस्कुराई। मेरी छोटी बहन पिछले कुछ दिनों से ठीक महसूस नहीं कर रही है, इसलिए मुझे कुछ समय के लिए उससे मिलने जाना चाहिए। यह सुनकर लांग सा मुस्कुराया, मालिक सही कह रहे हैं। कल इस नौकर ने सो तिन्ह को उपपत्नी तो की सेवा करते हुए यह कहते हुए सुना कि उपपत्नी तो महारानी को बहुत याद करती है। इस महल को भी अपनी छोटी बहन की याद आती है। जाओ उपपत्नी टू के पास। बोलने के बाद शाही उपपत्नी थुक ने अपनी आवाज कम कर दी। शाही अस्पताल पर नजर रखने के लिए किसी को भेजो। बहुत जल्दी शाही चिकित्सक माओ को हाय हुआ पैलेस में आमंत्रित किया गया, लेकिन निदान के परिणाम ने ट्रांग लेकियेन को काफी आश्चर्यचकित कर दिया। क्या आपको यकीन है? ट्रांग लेकियेन ने अपना हाथ वापस खींच लिया। शाही चिकित्सक माओ के झुर्रियों वाले चेहरे को देखा, थिना ट्रुक द्वारा दिया गया चाय का कप स्वीकार किया और धीरे से एक घूंट लिया। मुझे उम्मीद है कि शाही चिकित्सक माओ इस बार गलत नहीं होंगे। यह सुनकर शाही चिकित्सक माओ थोड़ा कांप उठे, मानो उनका पूरा शरीर बर्फ की गुफा में गिर गया हो। शाही उपपत्नी झाओ को पहले से ही पता था कि पिछली बार जब उसने हैप्पी पल्स का निदान किया था तो वह एक गलती थी। शाही उपपत्नी झाओ के स्वास्थ्य में कितना सुधार हुआ है, इस बारे में सोचते हुए शाही चिकित्सक माओ को लगा कि वह अब सांस नहीं ले पा रहा है। यह एक अत्यंत दुर्जय चरित्र है और सबसे भयानक बात यह है कि दूसरों की नज़र में ऐसी महिला वह होती है जिसके पास केवल थोड़ी सुंदरता होती है लेकिन ज्यादा दिमाग नहीं होता। तभी कोई देख सकता है कि इस व्यक्ति की साजिश कितनी गहरी है। ट्रांग लेकियेन ने शाही चिकित्सक माओ को देखकर मुस्कुराया, जो डर के मारे पसीना बहा रहा था। ऐसा लगता है कि आज बहुत गर्मी है। शाही चिकित्सक माओ अब बूढ़े हो गए हैं। पिछले कुछ सालों से वे महल में आकाओं के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने वास्तव में अपना दिल और आत्मा इसमें लगा दी है। मैंने सुना है कि आपका भतीजा चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत प्रतिभाशाली है। अगर वह इंपीरियल अस्पताल में आपकी जगह ले सकता है तो माओ परिवार चिकित्सा के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित परिवार माना जा सकता है। उन उपन्यासों पर विश्वास न करें जो कहते हैं कि उच्च कुशल डॉक्टर इंपीरियल अस्पताल में प्रवेश करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि इंपीरियल अस्पताल बेकार लोगों से भरा है। वास्तविकता वास्तव में कल्पना के विपरीत है। क्या आप नहीं देखते कि कोई भी संगठन जो अपने ऊपर राज्य का लेबल लगाता है, लोगों को थोड़ा और शानदार महसूस कराएगा? इसलिए इंपीरियल मेडिकल इंस्टीट्यूट में प्रवेश करने में सक्षम होना एक चिकित्सक के चिकित्सा कौशल की मान्यता है, क्योंकि इंपीरियल मेडिकल इंस्टीट्यूट के शाही चिकित्सक
शाही चिकित्सक और महिला चिकित्सक सभी ऐसे लोग हैं जो शाही परिवार या उच्च पदस्थ अधिकारियों की सेवा करते हैं। इसलिए इंपीरियल मेडिकल इंस्टीट्यूट में प्रवेश करने के लिए किसी को 5 स्तरों को पार करना होगा और 6 जनरलों को मारना होगा। चिकित्सा कौशल, पृष्ठभूमि, नैतिकता, आचरण और व्यवहार के संदर्भ में चिकित्सक वे लोग हैं जो जीवन बचाते हैं। शासक वर्ग में कौन अपने जीवन के बारे में मजाक करने की हिम्मत करेगा? शाही चिकित्सक माओ का हृदय कांप उठा और वे शाही उपपत्नी झाओ का आशय समझ गए और उन्होंने तुरंत सिर झुकाते हुए कहा, यह व्यक्ति आपकी कृपा के लिए महाराज को धन्यवाद देता है। जेड चाय का प्याला नीचे रखते हुए ट्रांग लेक येन मुस्कुराया, यह महल केवल एक उपपत्नी है, मैं इन 2 शब्दों अनुग्रह को कैसे सहन कर सकता हूँ। शाही चिकित्सक माओ बहुत दयालु हैं। शाही चिकित्सक माओ ने अपना सिर उठाकर ट्रांग लेक येन की ओर देखा और दूसरी बार झुककर कहा, इस व्यक्ति ने गलत कहा है, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ट्रांग लेक येन ने शाही चिकित्सक माओ की भूरे दाढ़ी को देखा और अपना हाथ हिलाया, चले जाओ। अब से बस ध्यान से मेरी नब्ज जांचना। शाही चिकित्सक माओ को पता था कि शाही चिकित्सक झाओ चाहते थे कि वह उनके गर्भ में पल रहे भ्रूण की रक्षा करने में पूरी तरह से उनकी मदद करें, लेकिन मौजूदा स्थिति ने उनके लिए बहुत ज्यादा सोचना असंभव बना दिया। इसलिए वह घुटनों के बल बैठ गए और पीछे हट गए। शाही चिकित्सक माओ को जाते देख थिना ट्रुक ने झिझकते हुए अपना मुंह खोला, मास्टर, नाड़ी सिर्फ 1 महीने से थोड़ी ज्यादा की है और भ्रूण अभी भी अस्थिर है। क्या हमें इसे कुछ समय के लिए छिपा देना चाहिए? यह नौकर चिंतित है कि इसे छिपाने से क्या फायदा होगा। ट्रांग लेक येन ने शांति से कहा, क्या कोई पिछली गलती नहीं है? इसे छिपाने का नतीजा क्या होगा? अपने सपाट पेट को देखते हुए इस बार वह शर्त लगाना चाहती थी। शर्त लगाना चाहती थी कि क्या सम्राट वास्तव में इस बच्चे को चाहता है। थान तुयन कोई तानाशाह नहीं था जो हरम द्वारा नियंत्रित था। अगर वह वास्तव में किसी को सुरक्षित प्रसव कराना चाहता था, तो निश्चित रूप से बहुत सी अप्रत्याशित चीजें नहीं होंगी, जब तक कि उसका स्वास्थ्य वास्तव में ठीक न हो। खिड़की खोलकर और सम्राट के महल की ओर देखते हुए उसने सोचा कि सम्राट की क्या प्रतिक्रिया होगी जब वह उसे ईमानदारी से यह घोषणा करते हुए देखेगा कि वह गर्भवती है। सम्राट के महल में कभी भी विलासिता और भव्यता की कमी नहीं रही। गीत सुनने के लिए यहाँ आमंत्रित महारानी और शाही उपपत्नी शू दोनों ने अपना अपना व्यवहार प्रदर्शित किया। उनके चेहरे शांत भाव से गायक की कोमल और सुंदर आकृति को देख रहे थे। उनके मुंह से कभी कभी प्रशंसा के कुछ शब्द निकल रहे थे। फेंग जिन ने चाय का प्याला थामे शाही उपपत्नी शू को गायक की प्रशंसा करते हुए सुनकर मानो मुस्कुरा रहे थे। गीत समाप्त होने पर ही उन्होंने कहा, ध्वनि वास्तव में कानों को सुखद लगती है, बस अफसोस है कि इसमें अभी भी थोड़ी सी आत्मा की कमी है। कितना अफसोस है, कितना अफसोस है। महाराज ने शाही उपपत्नी नूह की अद्भुत आवाज सुनी है। निश्चित रूप से वह सोचेंगे कि अन्य लोगों की आवाज में हमेशा थोड़ा आकर्षण की कमी होती है। महारानी ने शाही उपपत्नी थुक की ओर देखा। उनकी आवाज प्रशंसा से भरी हुई थी। मैं कई वर्षों से महल में हूँ और मैंने कभी भी शाही उपपत्नी नूह की आवाज से अधिक सुंदर आवाज नहीं सुनी है। शाही उपपत्नी थुक ने अपने चेहरे पर स्वीकृति दिखाई, लेकिन मन ही मन उसका मजाक उड़ाया। जब से वह महल में दाखिल हुई, उसने देखा कि महारानी हमेशा से ही उदार और सदाचारी दिखती रही हैं। यह अफसोस की बात थी कि सम्राट ने हमेशा उसके साथ इतना सामान्य व्यवहार किया, प्यार से ज्यादा सम्मान दिया। भले ही यह व्यक्ति फीनिक्स की स्थिति में था, फिर भी वह सिर्फ एक दयनीय व्यक्ति था। उसके सामने उत्तम चाय का प्याला उठाते हुए शाही उपपत्नी शू के होठों के कोने एक फीकी मुस्कान में बदल गए। वह खुद दुनिया की सबसे महान महिला थी,
लेकिन उसके पास वह अनुग्रह था जिसके बारे में इस जीवन की महारानी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। फेंग जिन ने आलस्य से महारानी की बात सुनी और आगे बोलने ही वाला था कि उसने दरवाजे पर एक हिजड़े को प्रसन्न भाव से गांव दे झोंग से कुछ कहते देखा। यह महल की नौकरानी शीहे लग रही थी। अपनी आस्तीन लहराते हुए, संगीतकारों और गायकों को रुकने देते हुए फेंग जिन ने पुकारा, गांव दे झोंग, उसे रिपोर्ट करने के लिए यहाँ आने दो। नपुंसक को अपने सामने घुटने टेकते देखकर फोंग कैन को याद आया कि यह चियूफी महल में एक बहुत ही सम्मानित नपुंसक था। उसे इतना खुश देखकर वह थोड़ा उत्सुक हो गया। आपका सेवक महाराज को नमस्कार करता है। आपका सेवक महाराज को खुशखबरी देने आया है। नपुंसक ने ठीक से घुटने टेक दिए, खुशी के मारे अपने हाथ पैर नहीं हिलाए। उसकी भौहों का सिरा थोड़ा सा हिल गया और फोंग कैन खुद को सीधा बैठने से नहीं रोक सका, लेकिन उसका भाव अपरिवर्तित रहा। मेरी प्यारी उपपत्नी के पास बताने के लिए क्या अच्छी खबर है। शाही उपपत्नी थुक का चाय का प्याला पकड़े हाथ सख्त हो गया। उसने एक संभावना के बारे में सोचा जिसे वह सबसे ज्यादा सुनना नहीं चाहती थी। उसकी आंखों के कोने ने फिर से महारानी की ओर देखा। निश्चित रूप से उसने दूसरे व्यक्ति के चेहरे पर उदार भाव सख्त होते देखा। महाराज, अभी अभी शाही चिकित्सक ने महिला की नब्ज देखी और बताया कि शाही उपपत्नी चियू 1 महीने से अधिक गर्भवती है। वास्तव में शाही उपपत्नी थुक अपने दिल में कड़वी मुस्कान बिखेर रही थी। हालांकि उसने यह स्वीकार नहीं किया कि शाही उपपत्नी चियू उससे ज्यादा कृपा पात्र थी, लेकिन वह यह कहने से खुद को नहीं रोक पाई कि शाही उपपत्नी चियू का भाग्य वाकई बहुत अच्छा था। रखेल गर्भवती है। सम्राट, जो सीधे बैठे थे, थोड़ा आगे झुके, उनका चेहरा खुशी से भर गया। क्या यह उपपत्नी झाओ थी जिसने आपको आने के लिए कहा था? जब महारानी को पता चला कि वह गर्भवती है, तो वह इतनी खुश हुई कि रो पड़ी। उन्होंने तुरंत एक नौकर को महारानी को यह सूचना देने के लिए भेजा। खोजे के चेहरे पर खुशी छिपी नहीं रह सकी। अगर दोनों औरतें लगातार बाधा न डालतीं, तो मुझे डर है कि मालिक खुद सम्राट से मिलने चले जाते। उपपत्नी थुक ने महल के नपुंसक ही हुआ को ये शब्द कहते सुना और उसके दिल में असहजता महसूस हुई। इस बार ट्रांग लेकयेन का व्यवहार बहुत पागलपन भरा और जल्दबाजी वाला है। क्या वह महल में एकमात्र गर्भवती व्यक्ति है? मैं वास्तव में नहीं जानती कि क्या चियूफी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह बहुत खुश थी या किसी अन्य कारण से, जैसे कि उसे उम्मीद थी कि पूरे हरम को पता चल जाएगा कि वह गर्भवती है। क्या इससे हरम की सभी रखैलें उससे ईर्ष्या नहीं करेंगी? वास्तव में यह वाक्यांश, खुशी में खुद को भूल जाना, किसी के द्वारा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर यह कोई और होता तो फेंग जिन शायद शाही उपपत्नी शू की तरह ही सोचता, लेकिन इस समय जिसने ऐसा किया वह शाही उपपत्नी झाओ थी, और वह बहुत स्पष्ट रूप से समझ गया था कि शाही उपपत्नी झाओ इतनी खुश क्यों थी कि वह सब कुछ भूल गई। शाही उपपत्नी झाओ ने उससे सच्चा प्यार किया था, इसलिए जब उसका गर्भपात हुआ तो वह बहुत हताश और दुखी थी। दूसरी गर्भावस्था ने उसे आशा दी, यहाँ तक कि उसे यह भी भूला दिया कि हरम कितना खतरनाक और भयानक था, और वह केवल उसे यह बताना चाहती थी कि उनके पास फिर से एक बच्चा है। जब महारानी और शाही उपपत्नी शू ने सोचा कि सम्राट उसे कुछ इनाम देना शुरू करेंगे, तो उन्होंने देखा कि कोई खड़ा हुआ और महल से बाहर चला गया। अलविदा महाराज। महारानी और शाही कुलीन पत्नी शू घुटनों के बल बैठ गईं और महल के द्वार पर सम्राट की आकृति को तेजी से गायब होते देखा। उनके दिलों में हजारों विचार भर गए। मुख्य हॉल अचानक शांत हो गया, सिवाय महल की नौकरानी के जो चुपचाप दरवाजे के पास घुटनों के बल बैठी थी। अंदर केवल महारानी और शाही कुलीन पत्नी शू ही खड़ी थी। महारानी दरवाजे की ओर बढ़ी। धनुष और बाणों की मधुर ध्वनि सुनकर
उन्होंने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया और शाही कुलीन पत्नी शू को देखा जो आज्ञाकारी ढंग से अपना सिर सम्मानपूर्वक झुका रही थी। जब तक उसके घुटने थोड़े कांपने नहीं लगे, उसने अपना मुंह खोला। हरम में तुम अकेले नहीं हो जो सब कुछ समझते हो। तुम्हें लगता है कि तुम उसे समझ सकते हो, लेकिन तुम नहीं जानते कि वह भी तुम्हें समझ सकती है। अपनी बात समाप्त करने के बाद महारानी ने राजमहल की दासी का हाथ थामा, एक रानी माँ की शान दिखाते हुए, और सम्राट के महल से बाहर चली गईं। जब तक वह महारानी थी, वह सम्राट की पत्नी थी, 9 प्रांतों के सम्राट की महारानी थी। चाहे कोई उपपत्नी कितनी भी पसंदीदा क्यों न हो, वह सम्राट की एक वस्तु मात्र थी। भविष्य में इतिहास की किताबें अभी भी उनका नाम इन लोगों से ऊपर लिखेंगी। कोई भी उनसे आगे नहीं निकल सकता। शाही कुलीन पत्नी शू सीधी खड़ी हो गई। उनकी अभिव्यक्ति काली पड़ गई, लेकिन उन्होंने सम्राट के महल की दासियों को चारों ओर से घुटनों के बल बैठे देखा, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति नहीं बदली और वह बाहर चली गईं। जब फेंग जिन शीहे पैलेस पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि हर जगह खुशी और आनंद से भरा हुआ था। उसने देखा कि महल के दरवाजे पर खड़ी महिला उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसका छोटा सा चेहरा शरद ऋतु की रिमझिम बारिश में थोड़ा धुंधला लग रहा था। वह पालकी पर बैठा उसे देख रहा था, मानो उसकी हताश अभिव्यक्ति को देख रहा हो जब वह बार बार कह रही थी, उनका बच्चा चला गया। पालकी से उतरते हुए उसने ट्रांग लेक येन का गर्म हाथ पकड़ लिया। यह देखकर कि उसने मोटे कपड़े पहने हुए थे, वह मुस्कुराया और कहा, मैंने अभी अभी अच्छी खबर सुनी और तुरंत चला आया। मैं भी सोच रहा था कि क्या महामहिम आएंगे। ट्रांग लेक येन संतोष से मुस्कुराया, वास्तव में महामहिम आ गए हैं। येन ने सम्राट के मन की बात समझ ली। क्या तुम्हें मुझसे दंडित होने का डर नहीं है? देर से शरद ऋतु पहले से ही ठंडी थी। फोंग कैन चिंतित था कि ट्रांग लेक येन को सर्दी लग जाएगी, इसलिए वह उसे कमरे में ले गया। पिछले कुछ दिनों में बहुत बारिश हुई है, मौसम काफी ठंडा हो गया है, आपको अधिक सावधान रहना होगा। अचानक सम्राट को इस तरह पुकारते हुए सुनकर ट्रांग लेक येन को अपने बच्चे के लाभों का आनंद लेने का भ्रम हुआ। उसने अपना सिर झुकाकर दूसरे व्यक्ति की आंखों में स्नेह देखा। उसकी मुस्कान और भी मीठी हो गई। मैं खुद को बीमार होने की हिम्मत नहीं कर सकती। मैंने शाही चिकित्सक माओ से सुना है कि गर्भावस्था के दौरान दवा लेना गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। जैसे ही ट्रांग लेक येन ने यह कहा, फोंग कैन ने तुरंत पाया कि दूसरे व्यक्ति ने पहले की तुलना में अधिक ठोस कपड़े पहने थे। हालांकि उसके पास अन्य उपपत्नियों जैसा उत्कृष्ट आचरण नहीं था, फिर भी उसमें थोड़ी अधिक प्रामाणिकता थी। सम्राट के विचारों का अनुमान लगाने की बात करें तो मैं मुश्किल में पड़ गया हूँ। मैं हमेशा यही सोचती रहती हूँ कि सम्राट कब आएंगे, वे मुझे क्या पहनना पसंद करेंगे, मैं अपने बालों में कैसे कंघी करूँगी, सम्राट को अपनी ओर थोड़ा और आकर्षित करने के लिए मुझे क्या सीखना चाहिए। सम्राट की कलाई को थामे हुए हाथ ने थोड़ा और कस लिया। मैंने हमेशा सोचा है कि अगर मैं महामहिम की पसंद की चीजों के बारे में थोड़ा और जानूं, तो महामहिम मुझे और भी ज्यादा पसंद करेंगे। यह महसूस करते हुए कि उसने बहुत कुछ कह दिया है, ट्रांग लेक येन ने अपना सिर एक तरफ घुमा लिया। वह अस्वाभाविक दिख रही थी, जैसे कि वह शर्मिंदा और डरी हुई हो। उन शब्दों को सुनने के बाद फोंग कैन ने ट्रांग लेक येन के चेहरे पर नजर डाली, जिसमें वह उसका सामना करने की हिम्मत नहीं कर रही थी, और मुस्कुराते हुए कहा, तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो, लेकिन मैं तुम्हें सच में पसंद करती हूँ। यह सुनकर ट्रांग लेक येन ने आत्मसंतुष्ट भाव दिखाया और अपना सिर थोड़ा हिलाया। बेशक, मैं आपके बच्चे की माँ हूँ। बच्चे की माँ? फोंग कैन ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन कुछ भी व्यक्त नहीं किया, और ट्रांग लेक येन को हाय हुआ महल के द्वार से अंदर ले गया। हाय हुआ महल के कमल तालाब के बगल में चट्टानी जगह पर
महारानी एक फीनिक्स पालकी पर बैठी थी और सम्राट को चियूफी के साथ हाथ पकड़कर अंदर आते हुए देख रही थी। वह उनके हाव भाव स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रही थी, लेकिन जिस तरह से वे साथ थे उससे उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। महाराज, क्या अब हम अंदर जा सकते हैं? होआन गोक ने झिझकते हुए पूछा। कैना ओंग महल में वापस लौट जाओ। महारानी ने फीनिक्स गाड़ी के हैंडल को पकड़ लिया, उसकी आंखें बंद कर दी और फीनिक्स गाड़ी बदल गई। 1 घंटे से भी कम समय में जीह पैलेस से दूर और दूर हो गई। कभी भी उनके लिए इस तरह का ध्यान नहीं दिया गया। अन्य उपपत्तियों में कोई छायादार इरादे नहीं है। गलत। महारानी के चचेरे भाई को पदच्युत किए जाने का मामला इसी व्यक्ति से संबंधित है। महारानी अब इतनी उदार और दयालु क्यों है? जब से ट्रांग लैक येन की गर्भावस्था की खबर फैली, हाय हुआ महल में लगातार पुरस्कार आने लगे। ट्रांग लैक येन ने ट्रांग परिवार द्वारा महल में प्रस्तुत की गई रंग बिरंगी वस्तुओं को देखा, आलसी होकर जम्हाई ली। वह आम तौर पर आलसी थी, अब जब वह गर्भवती थी तो वह और भी आलसी हो गई थी। महाराज, बारिश हो रही है, आपको कोट पहन लेना चाहिए। वैन तिच ने एक लबादा लिया और उसे ट्रांग लैक येन पर डाल दिया। यह देखकर कि वह निश्चल थी और उसमें कोई उत्साह नहीं था, उसने कहा, अगर महाराज ऊब गए हैं तो आप ट्रांग तिन्ह पैलेस से कुछ छोटी मोटी चीजें भेजने के लिए क्यों नहीं कहते? सेंट्रल पैलेस वह स्थान था जो महल में सभी सामग्रियों का प्रबंधन और वितरण करता था, और सम्राट हरम में रखैलों को इस मामले में शामिल होने की अनुमति नहीं देता था, और सेंट्रल पैलेस के संचालन पर उसकी कड़ी पकड़ थी। इसलिए साधारण रखैलें, जो सेंट्रल पैलेस की सामग्रियों से लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहती थी, उन्हें पहले पूर्ण विश्वास हासिल करना पड़ता था। ट्रांग लैक येन वैन तिच के इरादों को समझती थी, लेकिन अभी वह जानवरों को पालने के मूड में नहीं थी। गर्भवती होना और अन्य जानवरों को पालना भ्रूण के लिए गैर जिम्मेदाराना था। यहाँ कोई क्वारंटीन नहीं है। अगर आपको टिटनेस या कुछ और हो जाए तो आप चाहकर भी रो नहीं पाएंगे। नहीं, नहीं, कुत्ते और बिल्लियाँ, कौन जाने उन्हें किसने छुआ है। थिना ट्रुक ने सूप लाया, उसे गोल मेज पर रखा और खिड़की से बाहर देखा। अब जब रानी गर्भवती है तो वह थोड़ी भी लापरवाही नहीं कर सकती। थिना ट्रुक को इतना गंभीर देखकर वान तिच ने हंसते हुए कहा, ओह माय, यह दुर्लभ है। आज हमारे थिना ट्रुक युद्ध के मैदान में जाने की योजना बना रहे होंगे। कौन कहता है कि यह सच नहीं है? मेरा तो जिक्र ही मत करो, ऊपर से नीचे तक कौन इस समय सावधान नहीं रहेगा? यहाँ तक बोलते हुए थिना ट्रुक थोड़ा चिंतित हो गया। फिर भी रसोई में हाल ही में कुछ अजीब चीजें घुस आई हैं। आज श्रद्धांजलि के रूप में नागफनी और केकड़ा चढ़ाया गया था, कल कोइक्स बीज और बादाम। अगर यूनशी के पास इन चीजों का ज्ञान न होता तो कौन जानता है कि क्या होता। मालिक और नौकर बात कर रहे थे जब उन्होंने अचानक फू बाओ को खुशी से अंदर आते देखा। उसके पीछे 2 नौकरानियां और कई महल की नौकरानियां सभी प्रकार के रंगीन खिलौने और सजावट लेकर आईं। फू बाओ ने अपना समारोह समाप्त करने के बाद कारण बताया। ये 2 अनुभवी नौकरानियां थीं जो जुआंगलुओ यान की गर्भावस्था के दौरान उसकी सेवा करने आएंगी। दोनों नौकरानियां विशेष नहीं दिखती थीं, वे ठीक से कपड़े पहने हुए थीं और उनके कार्य और हावभाव बहुत परिपक्व थे, इसलिए उनमें शायद क्षमता थी। जुआंगलुओ यान ने यूनशी से कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से उन दोनों के लिए आवास की व्यवस्था करे और उन्हें कुछ पुरस्कार दे। इस बार सम्राट ने इतना प्रयास किया था जिसने वास्तव में उसे आश्चर्यचकित कर दिया। मेरे अच्छे शाही बेटे ने उसके लिए विशेष रूप से 2 नानी भी नियुक्त की थीं। महारानी ने सुना कि सम्राट ने ट्रांग लेक येन की गर्भावस्था की देखभाल करने वाली नानी को पुरस्कृत किया और केवल व्यंग्यात्मक ढंग से हंसी। उस समय
जब मेरी पोती गर्भवती थी, मैंने आपको इतना समर्पित नहीं देखा था। यह सुनकर उसकी करीबी नौकरानी ने सलाह दी, शायद यह इसलिए है क्योंकि पिछले साल शाही उपपत्नी झाओ का गर्भपात हो गया था, इसलिए महामहिम विशेष रूप से चिंतित हैं। पहली गर्भावस्था महिला द्वारा नहीं रखी गई थी, अगली और भी कठिन होंगी। अब चियूफी के पेट में भ्रूण 2 या 3 महीने का भी नहीं है। सावधान रहना बेहतर है। उनका साहस काफी बड़ा है। ऐसे समय में जब उनकी प्रतिष्ठा अपने चरम पर है, तब भी वह तूफान के सामने सबसे आगे खड़े होने का साहस रखती हैं। रानी माँ ने ठंडी सांस ली। हालांकि वह अच्छे मूड में नहीं थी, फिर भी उसने अंत में ज्यादा शिकायत नहीं की। हालांकि वह ट्रांग लेक येन को पसंद नहीं करती थी, लेकिन इस समय सम्राट के प्रति असंतोष दिखाने की बात नहीं थी। दिन धीरे धीरे बीतते गए। आधे महीने से ज्यादा समय बीत चुका था। ट्रांग लेक येन का पेट अभी भी नहीं दिखा था। महल में खबर थी कि थीन उयेन नगी ने नू फी को नाराज कर दिया था और नू फी ने उसे 2 घंटे तक घुटने टेकने की सजा दी थी। थीन उयेन नगी का रूप रंग सुंदर था और उसने सम्राट से कुछ अनुग्रह भी प्राप्त किया था, लेकिन इतने लंबे समय तक महल में रहने के बाद भी वह अभी भी केवल एक उयेन नगी थी। इस हरम में ऐसी पहचान वास्तव में दूसरों द्वारा देखे जाने के योग्य नहीं थी। कुछ नौकरों की नज़र में यह थिएन उई नगी थुक क्वीफी या चियूफी के महल की नौकरानी से भी बदतर है। थिएन उई नगी का व्यक्तित्व काफी घमंडी है। वह महल में लोगों से ज्यादा बातचीत नहीं करती। हालांकि यह अहंकार ही है जिसके कारण कई लोग उसे नापसंद करते हैं। इस स्थान में प्रवेश करते हुए सभी स्वामी, बड़े और छोटे, कभी लाड़ प्यार में पली बढ़ी युवा महिलाएं थीं। क्या वह एकमात्र ऐसी महिला थी जो कुलीन थी? वे सब बादशाह के सेवक हैं। कौन किससे बड़ा है? हरम में जिसका जितना ऊंचा स्थान है, वह उतना ही बड़ा है। ऐसा रूप कौन देखना चाहेगा? इस समय भी घुटने टेक रहे हो? शाही उपपत्नी थुक ने अपने हाथ में एक जेड हेयरपिन देखा। शाही उपपत्नी की खबर सुनकर उसने उत्सुकता से पूछा, शाही उपपत्नी नूह कहती रहती है कि उसे इस तरह की सजा मिलेगी। मुझे आश्चर्य है कि महामहिम क्या सोच रहे होंगे। महाराज आखिर क्या सोचते हैं? वह तो बस एक रखेल है। इसके अलावा अभी तो महाराज अपना सारा ध्यान हाय हुआ पैलेस की उस महिला पर ही लगा रहे हैं। उनके पास उसके बारे में सोचने का समय कैसे हो सकता है? तू नगी ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए कठोर स्वर में कहा, मुझे लगता है कि उसका व्यवहार ट्रांग लेक येन से भी अधिक घृणित है। बोलते समय उसने महसूस किया कि उसके चचेरे भाई की अभिव्यक्ति खुश नहीं थी, इसलिए वह अजीब तरह से रुक गई। शाही उपपत्नी शू ने नाराजगी में हेयरपिन को बॉक्स में फेंक दिया। उसकी आंखों की गहराई में खुशी भी गायब हो गई। झुआंग लुओयान के पेट में अभी भी एक ड्रैगन बीज है, जो इस समय उसके जितना महान हो सकता है। थिएन उई नगी का तो जिक्र ही न करें, आप और मैं भी बहुत पीछे हैं। रानी को देखिए, वह इतनी ध्यान रखने वाली है कि जो लोग नहीं जानते वे भी सोचेंगे कि ट्रांग लेक येन उनकी छोटी बहन है। ट्रांग लेक येन के प्रति महारानी के रवैये ने शाही उपपत्नी थुक को वास्तव में आश्चर्यचकित कर दिया। उसने शुरू में सोचा कि महारानी सिर्फ नाटक कर रही हैं, अपने उदार और सदाचारी व्यवहार का दिखावा कर रही हैं, लेकिन इतने दिनों के बाद भी ट्रांग लेक येन के प्रति महारानी का रवैया नहीं बदला था। भोजन और आपूर्ति सभी को हाय हुआ पैलेस में भेजा गया था और वहां वितरित की जाने वाली चीजों की सावधानीपूर्वक जांच की जानी थी, ताकि कुछ भी विशेष छूट न जाए। इस बार रानी का रवैया वाकई कुछ अजीब है। पहले महल में कई रखैलें गर्भवती थी, लेकिन रानी को उन्हें खुश करने की इतनी जल्दी कभी नहीं देखी गई। वे दिन जब वह ट्रांग लेक येन से अधिक पसंदीदा थी, अब उसने रानी को उसके प्रति अंतरंग और चौकस होते नहीं देखा। वह हमेशा नेक और अतुलनीय व्यवहार करती थी।
लेकिन अब वह एक करीबी बहन बन गई थी। महारानी के इरादों को न समझते हुए शाही कुलीन पत्नी शू ने मामले को एक तरफ रख दिया। लिंगसा का हाथ पकड़ लिया और कहा, अगर शाही बगीचे में कुछ दिलचस्प है तो क्यों न मैं भी आकर देखूं। उपपत्नी तो, जो ऐसे मामलों में भाग लेना पसंद करती थी, खुशी खुशी पीछे चली गई। समूह शाही फूलों के बगीचे में पहुंचा और नूफी को येउनगुएत मंडप में बैठे देखा। उसके सामने थीन उयेन घी का चेहरा था, जो फूल और जेड़ की तरह सुंदर, शुद्ध और प्यारा था, लेकिन पहले से ही पीला था। मंडप के बाहर सीढ़ियों पर घुटनों के बल बैठा था। महामहिम महान पत्नी शू, शाही उपपत्नी थुक को देखकर शाही उपपत्नी न्यू खड़ी हो गई और झुककर बोली, आज मौसम बहुत सुंदर है। क्या महाराज भी फूलों को देखने और बगीचे का दौरा करने के लिए यहाँ हैं? शाही उपपत्नी थुक मुस्कुराई, थिएन उई नगी के पास से गुजरी और शाही उपपत्नी न्यू के बाईं ओर बैठ गई। अभी अभी मैं यहाँ ताज़ी हवा में सांस लेने के लिए बाहर आने की योजना बना रही थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से शाही उपपत्नी न्यू की छोटी बहन से मिल गई। नौकरानी जल्दी से शाही उपपत्नी शू के लिए चाय और मिठाई लेकर आई। उन दोनों ने मौसम के बारे में कुछ अनौपचारिक बातें की। थोड़ी देर बाद शाही उपपत्नी शू ने शाही उपपत्नी थीन उयेन को देखा, जो बाहर घुटनों के बल बैठी थी, मानो चौंक गई हो। अरे, क्या यह शाही उपपत्नी थीन उयेन नहीं है? इतनी खूबसूरत महिला मेरी छोटी बहन को कैसे नाराज कर सकती है? शाही उपपत्नी न्यू ने अपना चाय का प्याला उठाया, अपने चेहरे से भाप उड़ाई और शाही उपपत्नी थिएन की ओर देखने की जहमत नहीं उठाई। उसने इत्मीनान से कहा, बड़ी बहन, आपको अभी भी यह छोटी शाही उपपत्नी याद है। मैं हमेशा से ही अश्लील रही हूँ और मैं शाही उपपत्नी थिएन जितनी महान नहीं हूँ। इसलिए जब उसने कुछ अप्रिय शब्द कहे तो मैं क्रोधित हुए बिना नहीं रह सकी। शाही उपपत्नी, क्या आप आकर उसका बचाव करेंगी? उपपत्नी न्यू मजाक कर रही है। जो उपपत्नी शिष्टाचार नहीं जानती, वह हमारे बहन के रिश्ते को चोट पहुंचाने के लायक नहीं है। शाही उपपत्नी थुक ने चाय का एक छोटा सा घूंट लिया। यह सबसे अच्छी दा होंग पाओ चाय थी। अपने मुंह के कोने पर मौजूद पानी के दाग को हल्के से पोंछने के लिए रुमाल पकड़े हुए शाही उपपत्नी थुक ने आह भरी। यदि आप नियमों को नहीं समझते हैं तो आपको सबक सिखाया जाना चाहिए। हाल ही में महारानी महल के कामों में व्यस्त रही हैं और सब कुछ संभाल नहीं पा रही हैं। हमें महारानी के लिए इन तुच्छ मामलों का भी ध्यान रखना चाहिए। यह सुनकर शाही उपपत्नी न्यू केवल हंसी, अर्थ समझे बिना, महाराज, शाही उपपत्नी, आप अतिशयोक्ति कर रहे हैं। मैं एक नीच व्यक्ति हूँ और महारानी की ओर से कार्य करने की हिम्मत नहीं कर सकता। मैं केवल उन लोगों को दंडित करना चाहता हूँ जो मेरा अनादर करते हैं। मैं किसी और चीज के लिए सक्षम नहीं हूँ। शाही उपपत्नी थुक मुस्कुराई। शाही उपपत्नी न्यू के छिपे हुए शब्दों को स्वीकार नहीं किया। शाही उपपत्नी तो ने अपने होंठ भींच लिए, बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। वाह, यहाँ वाकई बहुत चहल पहल है। बड़ी बहनें आज वाकई बहुत खुश हैं। एक कोमल आवाज आई। उपपत्नी सू ने भौहें सिकोड़ते हुए देखा। यकीनन यह ट्रांग लेक येन था, जो महल की नौकरानियों और किन्नरों के एक समूह का नेतृत्व करते हुए इत्मीनान से इस ओर चल रहा था। उपपत्नी सू का मूड अचानक खराब हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे हर बार जब वह उस व्यक्ति से मिलती थी तो उसे हमेशा ऐसा ही असहज महसूस होता था।